हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आई होप दैट यू आर डूइंग गुड। आज अपने स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, लिखा लो एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में से 25 से 30 नंबर आएगा। 25 से 30 नंबर आएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग, वेरी वेरी टेक्निकल चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इट विल ओपन योर माइंड्स। मोर ओवर इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। कम ऑफ टैक्स है, ज्यादा इकोनॉमिक्स है। आज का जो चैप्टर होगा ट्रांसफर प्राइसिंग होगा, इसमें अपने को अच्छा खासा 6-7 क्लासेस लगेगा और मैं ज्यादा भी लगा सकता हूं अगर मुझे प्रैक्टिस कराना है, जो मैं कराऊंगा आपको। ट्रांसफर प्राइसिंग जो एक चैप्टर है गाइस, अल्टीमेटली व्हाई दिस चैप्टर इज देयर, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस चैप्टर, ये डोमेस्टिक टैक्सेशन इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्या फंडा है वो अपने आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का चैप्टर डीटीडब्ल्यू आप लोग के लिए हो गया है, वहां पे मैंने बहुत लार्जली सबको आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था that if your income is doubly taxed, how will you get credit, how will you get relief, how will you get treaty benefits, how you will get unilateral relief, what is OECD model, what is UN model, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, अल्टीमेटली वो ट्रीटी का क्या बेनिफिट होता है, ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है, बहुत सारा चीज मैंने आपको डीटीडब्ल्यू में पढ़ा दिया था। डीटीडब्ल्यू से भी 2 क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा और उसके अलावा एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स भी 2-4 मार्क्स का आएगा। तो डीटीडब्ल्यू और इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, इसको मिला के इंस्टीट्यूट आपको अच्छे से 30-35 मार्क्स मिनिमम पूछ लेता है। मिनिमम मतलब 40 मार्क्स तो है ही, 30-35 मिनिमम है, 40-45 तक भी जाता है। एमसीक्यू का कवरेज इन लोग कभी कभार बढ़ा देता है ट्रांसफर प्राइसिंग वाले पार्ट में से एंड डीटीडब्ल्यू वाले पार्ट में से। तो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि सर एक बार इंटरनेशनल टैक्सेशन को एक बार आप फिर से हमें रिकैपिचुलेट करा दो कि अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा बेटा, 1 मिनट होल्ड करिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मेरा लास्ट 2-3 मिनट्स बेटा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला अभी तक। मैंने बोला कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट है उसमें 3 चैप्टर्स है, डीटीडब्ल्यू, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। डीटीडब्ल्यू में 2 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछेगा, 7 मार्क्स ईच, 14 मार्क्स। एमसीक्यू ये लोग 2 से 4 मार्क्स का पूछेंगे, यानी 1 या 2 एमसीक्यू आपको मिनिमम डीटीडब्ल्यू में से मिलेगा। 2 से 4 नंबर हो गया आपका, और यहां पे मोटा मोटी आप समझ लो 16 to 18 मार्क्स आपका खाली सिंगल डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में से आएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग जो है रिलेटिवली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको अच्छा खासा 7 to 8 क्लासेस लगेगा। ये मैं आप लोग के लिए पूरा 100% जो है फिर से आप लोग को रिपीट करवा रहा हूं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है आप लोग के लिए, बट फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि जनरली ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है। ये टॉपिक में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है, हाईली टेक्निकल है। इट इज मोर और इकोनॉमिक्स, इट इज मोर हाउ यू अंडरस्टैंड बिजनेस, इट इज मोर ओवर हाउ यू अंडरस्टैंड द टेक्निकल पॉइंट्स एंड लेस ऑफ टैक्स। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग ये थोड़ा बहुत चैप्टर आपने अपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा था। अगर आप अपना एससीएम सब्जेक्ट उठा के देखोगे तो आपको वहां पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग का कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़ाया गया होगा। तो मोटा मोटी उसी लाइंस में इंटरनेशनल टैक्सेशन भी आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग। 14 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम 2 into 7 मार्क्स आएगा, प्लस ये लोग एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में से, जो कि 7 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन होता है। तो 21 मार्क्स का आपका मिनिमम आएगा ही आएगा। हाँ, कोई स्टूडेंट अगर बोले सर मैं ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट क्या एडवाइजेबल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग एंड डीटीडब्ल्यू में से सेलेक्टेड क्वेश्चन आता है जो कि हमें पता होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जबकि डोमेस्टिक टैक्सेशन में से और वैरायटी बन सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरनेशनल टैक्सेशन को हमेशा स्ट्रांग रखना इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर फाइनल डीटी। 21 मार्क्स के बाद एमसीक्यू भी यहां से 2 से 4 मार्क्स या 6 मार्क्स भी कभी कभार आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी व्हाट इंस्टीट्यूट वांट्स। कि अल्टीमेटली क्या होता है, इनका बेसिक फंडा 5 एमसीक्यूज पूछने का रहेगा ही रहेगा। ये 2 डीटीडब्ल्यू से पूछ लेंगे, तो 2 ट्रांसफर प्राइसिंग से पूछ लेंगे, तो 1 गार्ड से पूछ लेंगे, या 2 and 3 पूछ लेंगे, 3 and 2 पूछ लेंगे, या कभी कभार 2 and 2 भी होता है।
दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, इसका कोई एज सच मापदंड नहीं है कि कितना आएगा सर। एमसीक्यू जो गार से जो पॉइंट आता है वो लगभग आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आता है, तो गार वाला जो पॉइंट होगा वो एमसीक्यू में आपको जो है देखने को मिलेगा। हालांकि गार बहुत मतलब इनसिग्निफिकेंट चैप्टर मेरे को लगता है, इसलिए मैं 1 से 2 क्लास में आपका गार फिनिश करा देता हूं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म होने के बाद आपको गार कवर करना है, ठीक है सर। सर पहले क्या है, थोड़ा सा अपने एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं कि अल्टीमेटली एग्जाम ओरिएंटेशन देखो, पढ़ने को तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं, बट एक बार थोड़ा सा इस चैप्टर में अगर अपने एग्जाम ओरिएंटेड पहले चलेंगे ना तो आपको बेटर लगेगा, ठीक है। तो अपने एक बार थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे। तो गाइज व्हेन आई कम टू ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट किस तरह का सवाल पूछता है उसको एक बार अपने नोट करते हैं कि अल्टीमेटली देयर आर, जैसे आपको याद होगा इंटर डायरेक्ट टैक्स में आप पीजीबीपी पढ़ते थे, आपको पीजीबीपी बहुत बड़ा टॉपिक लगता था। आज अगर मैं आपको बोलूं पीजीबीपी, तो आपको पीजीबीपी इजी क्यों लगेगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। यू अंडरस्टैंड दैट दैट टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब टॉपिक्स। तो अगर आप उस चीज को समझ लेते हो डे वन पे, तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग भी उसी तरीके से लगेगा कि एक बार आप पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, देन इट इज इजी फॉर यू टू जस्ट रेप्लिकेट। इंस्टीट्यूट आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में से किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा वो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आते हैं वो एएलपी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, पूरा प्रैक्टिकल, यानी कि यहां से पूरा नंबर्स मिलेगा आपको, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू कंप्यूट द आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस ये क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर ये लोग 7 मार्क्स का आपको आर्म्स लेंथ प्राइस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। ये एक आपका आर्म्स लेंथ प्राइस क्वेश्चन आता है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट का, एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जो है सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग में वी नीड टू मेक द सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट जो है वो इंस्टीट्यूट जनरली आपको यहां से पूछ लेता है, जो कि एक सेक्शन है 92 CE, उसमें करवाना पड़ता है, ठीक है। 92 CC 92 CE ये सब जो है आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग में करने पड़ते हैं, ठीक है। थर्ड हो गया आपका थिन कैपिटलाइजेशन रूल। रिपीट, थिन कैपिटलाइजेशन रूल। ये एक तरह का डिस्कशन है जो बहुत सिंपल है। आपको लगेगा क्या बात कर रहे सर, आप देखिएगा जब आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन से इंस्टीट्यूट का इतना क्वेश्चन दिखेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन जो कि पढ़ाया जाएगा आपको सेक्शन नंबर 94B में, ठीक है। थिन कैपिटलाइजेशन रूल बोल लो या NJA बोल दो, जिसको अपने बोलते हैं नॉन जुडिक्शनल एरिया, ठीक है। 94A विल डिस्कस थिन कैपिटलाइजेशन रूल। नेक्स्ट होता है आपका एडवांस्ड प्राइसिंग अग्रीमेंट, इसको अपने APA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? APA, एडवांस्ड प्राइसिंग अग्रीमेंट, ठीक है। यहां से भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छा खासा जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ALP बेस्ड एडजस्टमेंट्स हो गए, सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स हो गए, थिन कैपिटलाइजेशन रूल हो गया, एडवांस्ड प्राइसिंग अग्रीमेंट हो गया, एडवांस्ड प्राइसिंग अग्रीमेंट हो गया। और अब बाद में जो बचता है वो अदर्स कुछ बचता है। ये लोग बेसिक से भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, जैसे आपको याद करो हम कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उससे कोई भी सवाल आ सकता है ना, जैसे GST में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये लोग यहां से भी आपको क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, ठीक है, वेरी रिसेंटली एक टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है आपके सिलेबस में, जो कि मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट इसमें हैमर कर सकता है, जो आज तक पूछा नहीं है, जिसको बोला जाता है सेफ हार्बर रूल्स, ठीक है। आज तक इंस्टीट्यूट ने यहां से कुछ सवाल पूछा नहीं है, क्योंकि अभी तक CBDT इसको नोटिफाई करके नहीं रखी थी, लेकिन अब क्योंकि CBDT इसको रिसेंटली नोटिफाई कर दी है, तो सेफ हार्बर रूल्स इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में ऐड कर दिया है। तो आई थिंक this also becomes relatively equally important topic which is compared with to other topic। तो guys अगर आप देखोगे ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको ये मेजर चंक्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको आर्म्स लेंथ प्राइस पढ़ना है, आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट पढ़ना है, थिन कैपिटलाइजेशन रूल पढ़ना है, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट पढ़ना है, सेफ हार्बर रूल्स पढ़ना है, और कुछ बेसिक्स जो है वो आपको कवर करने हैं। ये बेसिक्स कवर क्यों कराया जाता है? MCQ के लिए कवर कराया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक से ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 7 मार्क्स यहां से फिक्स आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
थिन कैपिटलाइजेशन से ये लोग 7 मार्क्स हमेशा पूछते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लोग या तो एपीए में से या सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स में से कोई में एक में से ये लोग 7 मार्क्स पूछते हैं। अभी तक तो बेटा ट्रेंड यही का है, ठीक है। ये लोग सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक में से या एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में से, दोनों में से एक ये लोग पूछता है 7 मार्क्स में से। मैंने आपको बताया 21 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अभी तक ये लोग सेफ हार्बर टेस्ट नहीं किया है, बट हो सकता है आपके एग्जाम में सेफ हार्बर टेस्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक सेफ हार्बर रूल्स नोटिफाई नहीं की गई थी। अब न्यू सेफ हार्बर रूल्स नोटिफाई हो गई है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अदर्स बेसिक, जैसे इस बार इन्होंने क्या किया था, इस बार इन्होंने एएलपी पूछ लिया, थिन कैपिटलाइजेशन रूल पूछ लिया, एपी पूछ लिया और बेसिक से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इस बार ये लोग ट्रांसफर प्राइसिंग का पोर्शन ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। दे हैव इंक्रीज्ड द ट्रांसफर प्राइसिंग पोर्शन। ये लोग इस बार ट्रांसफर प्राइसिंग का पोर्शन बढ़ा दिया सर। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स नहीं आया था, सेफ हार्बर रूल से कुछ नहीं आया था, थिन कैपिटलाइजेशन रूल आया, एएलपी आया, एपीए और अदर्स। बेसिक्स से ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, विच वॉज अगेन ईजी, बट कभी कभार बेसिक्स भी डिफिकल्ट लगने लग जाता है अगर अपने उसको ठीक से प्रिपेयर करके नहीं जाए तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बार बेटा एग्जाम कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि सर हाँ ये सब आपका एग्जाम कवरेज है। अब मैं आपको धीरे धीरे करके ट्रांसफर प्राइसिंग का बेसिक फंडामेंटल समझाता हूं। आई जस्ट डोंट वांट यू टू डू द मग अप लर्निंग, आई जस्ट डोंट वांट यू टू स्टार्ट सेक्शन नंबर दिस एंड ऑल। आई यू वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाई टीपी इज देयर, व्हाई इंटरनेशनल टैक्सेशन इज देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। Why not just domestic taxation? Why not just heads of income, deductions, tax liability, pay or tax that? Why the international angle is coming in the Income Tax Act? इसका मैं पूरा आपको जो है डिस्कशन आपके साथ करता हूं, ठीक है। बाकी फिर एक बार में एग्जाम ओरिएंटेड को पहले हैमर करेंगे, पहले अपने एग्जाम ओरिएंटेड को पहले हैमर करेंगे कि सर एग्जाम ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले ये टॉपिक समझाए, ठीक है। चलिए मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक बार आप एक चीज समझो, इंडिया में वर्ल्ड में मल्टीपल कंट्रीज है, वर्ल्ड में मल्टीपल कंट्रीज है। पता है कितना कंट्री है वर्ल्ड में? क्लोज टू 200, 190 से 200 के बीच में वर्ल्ड में कंट्रीज है। मुझे एक चीज बताओ, क्या आज के दिन में ऐसा होता है क्या कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी टैक्स पेयर अपने कंट्री में ही इनकम कमाता है? क्या ऐसा नहीं होता है क्या कि उसका इंडिया के बाहर भी कोई फॉरेन ब्रांचेस हो सकता है, वो फॉरेन में भी कुछ ऑफिस कर सकता है, फॉरेन से भी इनकम कमा सकता है, या उल्टा फॉरेन वाले भी इनकम इंडिया से कमा सकते हैं? इट्स अ बेसिकली अ ग्लोबलाइजेशन एरा where you cannot restrict any person to earn income only from India, or where you cannot restrict any non-resident or any non-Indian citizen to not to earn income from India. आप किसी को restrict नहीं कर सकते। May you, खाली डिजिटल का बात नहीं है, डिजिटलाइजेशन के पहले से भी आप देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया में होते ही रहते हैं। आप इंपोर्ट करोगे, आप एक्सपोर्ट करोगे, सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी करोगे ना तो वो आपके फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट करेगा, राइट? Your financial statements will get impacted, your PL account will get impacted, your expenses and income will get impacted. तो कहीं ना कहीं आपका PL account will be impacted, your expense and income will be impacted, your financial statements will be impacted. आपका सब कुछ impact हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि सर मान लीजिए आप अगर किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी से भी सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इनकम बुक कर रहे हो, दैट इज रेवेन्यू। आप जब सर्विस रिसीव कर रहे हो तो आप पेमेंट कर रहे हो। तो मुझे बताओ, या पेमेंट करो या रेवेन्यू लेकर आओ, अल्टीमेटली तुम्हारा पीएल इंपैक्ट करेगा। बोलो भाई, अल्टीमेटली तुम्हारा पीएल इंपैक्ट करेगा। पॉइंट यहां पर यह आ रहा है, सर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रेवेन्यू कमा रहे हैं, हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है प्राइसिंग को लेकर, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है प्राइसिंग को लेके। क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को प्राइसिंग को लेके? गवर्नमेंट को लगता है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसके लिए रेवेन्यू जो बिलिंग कर रहे हो, जो आप सामने वाले से चार्ज कर रहे हो, वो मान लो 10 लाख चार्ज कर रहे हो, बट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें चार्ज करना चाहिए था 14 लाख रुपीस। तुमने जानबूझ के रेवेन्यू कम किया है और तुमने इनकम पीएल में कम बुक किया है। अगर तुमने पीएल में इनकम कम बुक किया है तो तुम्हारा इनकम टैक्सेशन इंडिया में कम लगा है, यानी 4 लाख तक का प्रॉफिट्स तुमने इंडिया में कम कर दिया। अब तुम बोलेगा सर मैं बेवकूफ हूं क्या कि मैं खुद प्रॉफिट कम करूंगा? यहीं पे ट्रांसफर प्राइसिंग आएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग बोलेगा यस तुम करोगे, क्योंकि तुमने जिसको
सर्विस प्रोवाइड किया है वो कोई अनरिलेटेड पार्टी नहीं है, वो तुम्हारे से ही कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है, उसको हम क्या बोलते हैं, ही इज एन एसोसिएट एंटरप्राइज। आज मान लो तुमको बोलेगा तुम्हारा कोई फैमिली का बंदा है, तुम्हारे से रिलेटेड है, तुमसे कहीं से भी रिलेटेड है, तो तुम उसको डेफिनेटली कम वैल्यू पे सर्विस दे सकते हो। यही पे गवर्नमेंट को इशू है कि अपने जो ट्रांसफर कर रहे हैं अपने एसोसिएट एंटरप्राइजेस को, अपने उसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे करे। किस पे करे? यही है पूरा चैप्टर का गेम। अपने उसको किस में करे? आर्म्स लेंथ प्राइस में करे। तो मेन अपने को ये रिलेशन भी देखना पड़ता है कि हम जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एसोसिएट एंटरप्राइजेस से सर्विस ले रहे हो, आप उसको पेमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप उसको पेमेंट मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा कर रहे हो, मतलब योर एक्सपेंसेस आर गेटिंग इन्फ्लेटेड। आपकी एक्सपेंसेस क्या हो रही है बेटा? इन्फ्लेट हो रही है। तो अगर आपकी एक्सपेंसेस इन्फ्लेट हो रही है तो आपका पीएल क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। गवर्नमेंट को इसमें भी तो प्रॉब्लम है, जैसे तुम्हारा प्रॉफिट कम हुआ, इनकम कम हुआ, टैक्स कम हो रहा है। और इनकम कम करने के दो रास्ते हैं, योर रेवेन्यूज अंडर एस्टिमेटेड, योर एक्सपेंस आर ओवर ओवर इन्फ्लेटेड। ये दोनों में ही प्रॉब्लम है। और दोनों में ही क्या लगेगा? टीपी लगेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग। दोनों में क्या लगेगा बेटा? ट्रांसफर प्राइसिंग। गवर्नमेंट बोलेगा भाई हर ट्रांजैक्शन को तुमको वैल्यू करना पड़ेगा, किस बेसिस पे? आर्म्स लेंथ प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय आर्म्स लेंथ प्राइस? एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आर्म्स लेंथ प्राइस इज दैट प्राइस विच इज अ फेयर वैल्यू एस्टिमेट बाय अ पर्सन विद द अनरिलेटेड पार्टी। यानी अनरिलेटेड पार्टी के साथ अगर वो डील करता तो उस समय क्या वैल्यूएशन पे डील करता, दैट इज योर आर्म्स लेंथ प्राइस। अब इसको निकालने के लिए 6 मेथड्स होते हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा। आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए 6 मेथड्स होते हैं। बहुत टेक्निकल है वो, बहुत टेक्निकल है वो, आपको पढ़ना पड़ेगा। किस 6 तरीका हो सकता है आप उस आर्म्स लेंथ प्राइस तक पहुंचे। उसमें आपको मीन भी पढ़ाया जाएगा, मीडियन भी पढ़ाया जाएगा, अरिथमेटिकल मीन पढ़ाया जाएगा, अलग अलग चीज हो सकता है। अब कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर हमें मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइस मिल रहा है, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही आर्म्स लेंथ प्राइस मिलेगा एक ट्रांजैक्शन को वैल्यू करने के लिए। तो आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पे अरिथमेटिकल मीन ले लेंगे, मतलब एवरेज ले लेंगे। कहीं पे अगर तुमको कम मिल रहा है तो तुम वहां में मीडियन ले लेगा, जो तुम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे, अरिथमेटिकल मीन मीडियन मोड, याद आ रहा है? तो तुमको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर है, तुमको वो सारे डेटा टूल्स यूज करने पड़ेंगे जस्ट टू एस्टिमेट योर आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक है? अपना मेजर टारगेट रहेगा कि आप एएलपी निकालना सीख जाओ। एक बार आप एएलपी निकालना सीख जाओगे ना, बाकी सारे जो टॉपिक्स है बेटा वो अपने आप इजी हो जाएगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट बहुत इजी टॉपिक है, थिन कैपिटलाइजेशन बहुत इजी टॉपिक है, एपीएस बहुत इजी टॉपिक है। बेसिक्स और एएलपी को एक बार अपने को अच्छे से कमर कस के पढ़ना पड़ेगा, सो दैट अपने आने वाले फाउंडेशन को ले ऑफ कर सके। मैं ऐसा कोई शॉर्टकट में नहीं जाने वाला कि मैं आपको पहले ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दूं, क्योंकि ये सारे एडवांस लेवल टॉपिक्स है। मुझे पता है कि यही से एग्जाम में आएगा, बट मुझे आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हर चीज का देना पड़ेगा, वरना फिर ये क्या है ना, कोई क्लास नहीं रह जाएगा, इट्स जस्ट अ मगिंग अप सेक्शन, जो मैं नहीं करना चाहता। थोड़ा सा एफर्ट लीजिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जितना पॉसिबल आपके लिए हो सके। तो डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि सर अल्टीमेटली इसमें मेजर चीज क्या हो रहा है? अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं टीपी को डिवाइड करूं तो टीपी में ना ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज होना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या है? ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज। दूसरा, अभी आपको समझ में आएगा, ये ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए ना, ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल, मतलब एक इंडिया में है और एक इंडिया के बाहर है। एक इंडिया में और एक इंडिया के, लेकिन यही पे तो कमाल है हमारे देश में, जरूरी नहीं है। कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जिसको अपने एसडीटी भी बोलते हैं। यह आपको पढ़ाया जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 20 करोड़ से ज्यादा है, कितना? किसका? एसडीटी का वैल्यू अगर 20 करोड़ से ज्यादा है ना, तो इस पर भी टीपी क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। सर
मुझे एक चीज बताओ, ये तो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है एसडीटी में? आई मीन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे आप टीपी कैसे लगा सकते हो? टीपी क्या है? टीपी मतलब एएलपी, टीपी मतलब बस, अगर आप ट्रांसफर प्राइस कर रहे हो तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस में करना पड़ेगा, जो कि इनकम टैक्स ऑलरेडी किसके लिए बोल चुका है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसके बीच में, बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में, तो वो प्राइसिंग किस पे होना चाहिए? ट्रांसफर प्राइस शुड बी बेस्ड ऑन आर्म्स लेंथ प्राइस। इनकम टैक्स एक और चीज बोलता है, देयर आर फ्यू स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एक्सीड्स 20 करोड़, यानी बड़े लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, एमएनसीज को कैप्चर कर रहे हैं, जिनका अलग अलग जगह हेड ऑफिसेज है, ब्रांच है, ऑफिसेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो भाई उनके लिए भी बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इंडिया में कर रहे हो और उसकी एग्रीगेट वैल्यू 20 करोड़ से ज्यादा है, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस पे क्या लग जाएगा? डोमेस्टिक मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मतलब वो सारे ट्रांजैक्शंस को भी किस में वैल्यू होना पड़ेगा? वो सारे ट्रांजैक्शंस को भी किस में वैल्यू होना पड़ेगा? आर्म्स लेंथ प्राइस में वैल्यू होना पड़ेगा। किस वैल्यू में होना पड़ेगा बेटा? आर्म्स लेंथ प्राइस में वैल्यू होना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? अब एक एक करके अपने समझेंगे, कब कोई एसोसिएट एंटरप्राइज होता है, कब कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, कब एसडीटी होता है, ये एक एक करके अपने समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एसडीटी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट एंटरप्राइज, एक एक करके अपने समझेंगे। पहले डेफिनेशन समझो, पहले मीनिंग समझो। इस बार आपके एग्जाम में यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, आपको रिलेशनशिप पूछ लिया, स्टेट वेदर दिस इज एसोसिएटेड और नॉट, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो एनीथिंग कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, जस्ट डोंट फॉलो द ट्रेंड्स। एम आई क्लियर ऑन दिस? जो बच्चे क्लास कर रहे हैं प्लीज मुझे रिप्लाई करें कि हाँ सर सब कुछ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक भाई ध्यान से करने वाली टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटका तो दुर्घटना घटा। ठीक है, चलिए सर एक बार अपने चलते हैं बेटा, इस टॉपिक में आते हैं। देखो अगर तुम देखोगे इसका सेक्शन नंबर का एक बार फ्लो समझ में आएगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलता है? फर्स्ट सेक्शन है 92, इसका सेक्शन स्टार्ट होता है 92 से और एंड होता है 92F में। किसमें? इनके पूरे सेक्शन स्टार्ट होते हैं 92 में और एंड होता है 92F में। ठीक है, तो स्टार्ट होता है 92 में और एंड होता है 92F में। तो फर्स्ट अगर आप देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का भी इनकम होता है और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का भी इनकम, हैविंग रिगार्ड टू व्हाट प्राइस? आर्म्स लेंथ प्राइस। तो सेक्शन 92 एकदम क्लियरली बोलता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से कोई भी इनकम आएगा या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से कोई भी इनकम आएगा, वो हमेशा फेयर वैल्यू पर बेस्ड होगा, वो हमेशा आर्म्स लेंथ प्राइस पे ही प्राइस्ड होगा। क्या होगा वो अपने डिस्कस करेंगे। फिर 90, अब देखो देखो इसमें जैसे वर्ड एंटरप्राइज यूज किया जाएगा हर जगह, तो एंटरप्राइजेस का जो डेफिनेशन है वो 92F में दिया हुआ है। विल डिस्कस कि व्हाट डू मीन बाय द वर्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा? सबसे पहले यहां पे इन्होंने डिस्कशन किया है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, दैट इज 92B। लेकिन उसके पहले अगर आप देखो एक बार पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 7 में आओ बेटा, 7 में आओ। 92A एसोसिएट एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन, ये आपका स्टार्ट होता है एसोसिएट एंटरप्राइज की। अल्टीमेटली एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है, एक बार अपने यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 92A एसोसिएट एंटरप्राइज, नीचे एक बार देखो तो पेज नंबर 8 में 92A का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? डीम्ड, यानी कि कब कब डीम्ड मान लिया जाएगा कि दो एंटरप्राइजेस आपस में क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांसेस है। चलो पहले अपने यहां से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 7 से, फिर हम जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज में आते हैं सेक्शन नंबर 92A।
एसोसिएट एंटरप्राइजेस इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज मीन्स एन एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज समझो जो कि अल्टीमेटली बिजनेस कर रहा है, एक बार वही समझो, एंटरप्राइज जो कि बिजनेस कर रहा है। इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज मतलब कि इट मीन्स एन एंटरप्राइज which participates directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management और कंट्रोल, मतलब क्या क्या चीज पे पार्टिसिपेट कर रहा है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, कंट्रोलिंग राइट्स है, कैपिटल है ऑफ द अदर एंटरप्राइज, एमसीसी, मैनेजमेंट, कंट्रोल, कैपिटल। यानी क्या बोलना चाह रहे समझो बेटा, एक एंटरप्राइज है, वो किसी दूसरे एंटरप्राइज में उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल, उसका कैपिटल में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब कितना पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं पता, पार्टिसिपेट कर रहा है। या तो वो किसी थर्ड पार्टी से के थ्रू, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इस एंटरप्राइज में क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, या कैपिटल में पार्टिसिपेट कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली का भी बात कर रहा है, इनडायरेक्टली का भी बात कर रहा है, डायरेक्टली का भी बात कर रहा है, इनडायरेक्टली का भी बात कर रहा है, तो भी ये क्या हो जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन और मोर पर्संस, ध्यान देना, वन और मोर पर्संस हु पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली और थ्रू one or more intermediaries in the management or control or capital are the same person who participate directly indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the enterprise। सिंपल है, समझो ऐसा स्ट्रक्चर, समझो ऐसा, एक एंटरप्राइज है और एक दूसरा एंटरप्राइज है, समझ में आ रहा है। इन एंटरप्राइजेस को जो कंट्रोल कर रहा है और इस एंटरप्राइज 2 को जो कंट्रोल कर रहा है, करेक्ट, वो एक ही आदमी है सर। वो कौन है, वो एक ही आदमी है। अब वो किसी के थ्रू कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये हो गया बेसिकली क्या, कॉमन कंट्रोल। ये क्या हो गया सेकेंड वाला पॉइंट, कॉमन कंट्रोल। ये एम सी सी, ये एम सी सी। जैसे होता है ना, मान लो रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, रिलायंस ने अल्टीमेटली बहुत सारे सब्सिडरीज के थ्रू एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, समझना ध्यान से, बहुत सारे सब्सिडरीज के थ्रू एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। रिलायंस का और एक डिवीजन है, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस है, एक ऑयल में भी है, एक पेट्रोकेमिकल्स में भी है, ठीक है, अलग अलग बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन में भी है। तो कहीं ना कहीं बॉटम डाउन, बॉटम स्ट्रक्चर में अगर आप जाओगे तो बॉटम स्ट्रक्चर में भी कंपनीज आपस में क्या हो जाएगी, एसोसिएट मानेगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसका फाउंडर एंड चेयरमैन और उसका ओनर, कंट्रोल, मैनेजमेंट राइट्स किसके पास है, एक जन के पास है। तो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर में भी वो क्या माना जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा। अल्टीमेटली तुम एक चीज समझो, ट्रांजैक्शन करना बहुत इजी होगा उनके लिए डाउनवर्ड लेवल पे, क्योंकि उनके कॉमन कंट्रोल एक जन के पास है। वो लोग इजीली इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि इनको कम प्राइस में बेच दो, ज्यादा प्राइस पे बेच दो, अपने इनकम को कंट्रोल कर सकता है। यहां पे गवर्नमेंट आपको इनकम को कंट्रोल नहीं करने देगी जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईज की यार ये तो मेरा रिलेटेड पार्टी है, मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज है, ये तो मेरे से एकदम रिलेटेड है, मैं इससे कम बिलिंग भी कर लूंगा, इसको ज्यादा पेमेंट भी कर दूंगा, तो मेरे को लॉस नहीं है, मेरा इनकम टैक्स बच जाएगा। तो ये बात सरकार आपको कभी भी प्लानिंग करने नहीं देगी अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग में आ गए तो। और ट्रांसफर प्राइसिंग में कब आओगे, जब आप लोग दोनों एसोसिएट है। इसलिए एसोसिएट एंटरप्राइज के डेफिनेशन को बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो यू आर आइदर पार्टिसिपेटिंग इन योर मैनेजमेंट, मतलब आप उसका मैनेजमेंट राइट अपॉइंट करने का हक रखते हो, आप उसका कैपिटल में इन्वेस्ट करके रखे हो, ओनरशिप है आपका, या फिर आप कंट्रोल कर रहे हो उस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यू आर एक्चुअली एसोसिएट विद देम and they are also associated with you, it's both sided। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या बोला, वन और मोर पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ वन पर्सन, they are the same person who participate directly in the management control of the other enterprise। वो लोग ही अदर एंटरप्राइज में कंट्रोल कर रहे, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
भेजे में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? अब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में रेलिवेंट है। गवर्नमेंट ने कुछ कुछ रिलेशनशिप्स को प्रिस्क्राइब कर दिया है कि वो हमेशा एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। फॉर द अबव पर्पसेस, पेज नंबर 8 में आ जाइए। फॉर द अबव पर्पसेस, टू एंटरप्राइज शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज if at any time during the previous year they fulfill any of the following conditions। कुछ रिलेशनशिप्स प्रिस्क्राइब किया गया है बेटा, इसको हम बोलते हैं डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज 92A2 में। कुछ रिलेशनशिप्स प्रिस्क्राइब किया गया है, इसको अपने डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बोलते हैं इफ दे फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट satisfied, then their mere participation in management or control or capital of the other enterprise shall not make them associate। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ो। इफ एट एनी टाइम, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहां पर तुम ये जो रिलेशनशिप टेस्ट करोगे, तुमको थ्रू आउट द ईयर टेस्ट ही नहीं करना है। तुम अगर पूरे साल भर में एक दिन क्यों तो क्या एक मिनट के लिए भी अगर ये रिलेशनशिप में आ गए तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। ठीक है। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, ध्यान देना यहां पर क्या लिखा है बेटा, अगर आपका कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, खाली अगर तुम उसमें मैनेजमेंट का, कंट्रोल का, कैपिटल ऑफ दैट एंटरप्राइज आप होल्ड कर रहे हो, आप उसके वजह से एसोसिएट नहीं हो सकते। मतलब इसके साथ साथ, मतलब तुम मैनेजमेंट, कंट्रोल, कैपिटल तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ तुम एक और कंडीशन इन 92A2 फुलफिल करना चाहिए। समझ में आया? मतलब मैनेजमेंट, कंट्रोल, कैपिटल में खाली हिस्सा नहीं रखना है, उसके अलावा एक ये इनमें से कोई एक कंडीशन भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। टोटल इसमें 12 कंडीशंस है। 12 में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो, along with holding the management, control or capital of that other enterprise, you will be deemed to be an associate enterprises। और आप लोग के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आर्म्स लेंथ प्राइस में होगा। आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाला जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप लोग के बीच में ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग मेथड दिया है, तो वो मेथड के हिसाब से हमें आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है बेटा, क्लियर हो रहा है? चलिए, पहला तो सरकार ने 26% का हमें लिमिट दे दिया है। फर्स्ट क्या बेटा, जैसे आपको पता होगा एक सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी कब माना जाता है, जब उसका राइट्स 50% से ज्यादा है। यहां पे गवर्नमेंट ने माना है एसोसिएट 26%। अगर आपको प्रॉपर पता है, नॉर्मली इनकम टैक्स में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वर्ड यूज करते हैं कि आई एम होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन योर एंटरप्राइज, तो उसका स्टेक क्या होता है 20%। और एसोसिएट एंटरप्राइज में स्टेक का परसेंटेज इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, 26% और मोर, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए, 26% होना चाहिए। तो वन एंटरप्राइज यानी E1 इज होल्डिंग एटलीस्ट 26% इन E2। क्या E1 इज होल्डिंग, वन एंटरप्राइज होल्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ में आ गया क्या, किसी के थ्रू भी अगर होल्ड कर रहा है, जैसे मान लो E1, ध्यान से सुने, एकदम सिंपल है, E1 अगर E2 में 90% होल्ड किया, कितना, और E2 अगर E3 में, ध्यान देना, 50% होल्ड किया, तो अल्टीमेटली E1 E3 में कितना होल्ड किया, 50% का 90%, यही तो होल्ड किया ना। E1 E2 में 90% होल्ड किया, E2 E3 में 50% होल्ड किया, तो अल्टीमेटली E1 E3 में कितना होल्ड किया, 50% का 90%, तो ये अल्टीमेटली 45% हो रहा है, 26% से ज्यादा है। तो E1 और E3 भी क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। E1 E3 भी क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। तो ये मतलब होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली का, जब भी हम बात करेंगे। यहां पर बात कर रहा है शेयर्स कैरिंग एटलीस्ट 26% ऑफ द वोटिंग पावर, मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस का बात नहीं हो रहा है। क्या बात हो रहा है, वोटिंग पावर, मतलब इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो 26% और मोर अगर आपका इक्विटी स्टेक है दूसरे एंटरप्राइज में, दैट इज इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ अ कंपनी इन द अदर एंटरप्राइजेस, तो ये दोनों आपस में क्या मान लिए जाएंगे, ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। 26% स्टेक याद रखेंगे। दूसरा क्या लिखा है देखो, एनी पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड्स शेयर्स कैरिंग एटलीस्ट 26% ऑफ वोटिंग पावर इन ईच ऑफ द एंटरप्राइजेस। समझ में आया, कॉमन होल्डिंग, या लिख सकते हो कॉमन होल्डिंग। बेटा इसका बहुत अच्छा टेबल है ना, नीचे बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग के लिए समरी हो जाएगा नीचे, बट अभी एक बार अपना नोट्स बना के रखो। कॉमन क्या लिखा है, कॉमन होल्डिंग ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 26%।
यानी 26% जो है कॉमन, 1% दोनों एंटरप्राइज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है इक्विटी शेयर्स। या तो मैं 1:1 कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली, या एक कॉमन कंट्रोल, मतलब कॉमन कंट्रोल आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या है। E1 E2 में भी होल्ड कर रहा है और E3 में भी होल्ड कर रहा है, तो E3 और E2 क्या हो गया जाएगा आपस में, एसोसिएट एंटरप्राइज। समझ में आ गया। E1 E2 तो होगा ही, E1 E3 भी होगा, E2 E3 भी क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, ये सेम बेटा जीएसटी में भी पढ़ाया गया था आपको। जीएसटी में इसका स्टेक परसेंटेज 25% था, जीएसटी में रिलेटेड पर्सन का स्टेक परसेंटेज 25 होता है, यहां पर क्या है 26। बोलो क्लियर है क्या, पक्की बात। अब सी में आइए, थोड़ा ध्यान देना। सी क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स और बिजनेस carried out by one enterprise is wholly dependent on the use of know-how, patents, copyright, trademarks, license, franchise or any other business or commercial rights of similar nature। या लिख सकते हो intangibles, या लिख सकते हो intangibles, any data, any documentation, any drawing specification relating to patent, invention, model, design, secret formula of which the other enterprise is the owner or in respect of which the other enterprise has exclusive right। सिंपल है बेटा, सुनो, मैं कुछ भी गुड्स बना रहा हूं, मैं कुछ भी गुड्स प्रोसेस कर रहा हूं, मैं कुछ भी बिजनेस कर रहा हूं और मैं फुल्ली डिपेंडेंट हूं एक पर्टिकुलर इंटेंजिबल नोहाउ का, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का, लाइसेंस का, फ्रेंचाइजी राइट्स का, जो किसी दूसरा एंटरप्राइज का एक्सक्लूसिव ओनरशिप है। मतलब तुम सोचो मैं किसी पे फुल्ली क्या हूं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग, मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा अगर वो फॉर्मूला देना बंद कर दिया, अगर वो फॉर्मूला देना बंद कर दिया, मैं उस पर फुल्ली डिपेंडेंट हूं उस ऐसे राइट्स का जिसका वो ओनर है या उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, तो हम लोग दोनों क्या हो गए, एसोसिएट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट बोलता है खाली स्टेक्स नहीं देखना होता एसोसिएट नॉन एसोसिएट्स के लिए, हमें अपना बिजनेस का चाल ढंग भी देखना होता है कि हम एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट है। बिल्कुल बताओ, कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूं, कल वो अगर ओनरशिप मेरे को दे के, कल अगर वो मुझे राइट्स दे के भी रखा है, अरे आई एम नॉट फुल्ली कंट्रोल अंडर हिम, I can take some from other person, तो we two are not associate enterprise, as simple as that। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स और बिजनेस carried out by one enterprise is wholly dependent on the use of know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee or any other business or commercial rights of similar nature or any data, documentation, drawing, specification relating to patent, invention, model, design, secret formula or process of which the other enterprise is the owner। ये important है। तो E1 is using intangibles, E1 is using intangibles for its manufacturing। शॉर्ट में अगर लिखे, E1 is using intangibles for its manufacturing of which E2 is the owner or have exclusive rights। शॉर्ट में लिख रहा हूं सो दैट आप जब कल को रिवाइज करो तो आपको याद रहे। E1 is using intangibles for its manufacturing of which E2 is the owner or have exclusive rights। समझ में आया, exclusive rights, उसका ओनर है या उसका एक्सक्लूसिव राइट्स है। डिपेंडेंट भी लिख सकते हो, डिपेंडेंट है या एकदम क्लियरली लिख दिया है, होली डिपेंडेंट है, पार्शियली नहीं है। अगर पार्शियली भी हो गया तो आप एसोसिएट नहीं हो। बोलो क्लियर है क्या भाई। नेक्स्ट बेटा, ये तो समझ में आ ही गया होगा भाई, हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, हाँ कि ना, कभी नहीं कर पाएंगे। अब मेरा बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अंदर तक की बात कर रहा हूं। मेरा रॉ मटेरियल का 90% प्रोक्योरमेंट एक पार्टी से होता है, ठीक है, और वो जो एक पार्टी से मैं प्रोक्योरमेंट करता हूं
90% करता हूं। अब तुम बोलेगा अरे कभी वो 80 भी होता है, कभी 70 भी होता है, 60 भी होता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं 90%। इसमें एड ऑन बात क्या है कि आप जो प्रोक्योरमेंट करते हो ना 90%, भाई तुमको पता है कि तुम्हारा मेजर चंक एक पार्टी से आ रहा है। वो पार्टी को भी पता है कि मेजरली तुम जो सप्लाई ले रहे हो उससे ले रहे हो, और वो तुम समझ लो एक तरीके से मोनोपोली होल्ड कर रहा है, बिकॉज वो तुम्हारा 90% वो सप्लाई करता है, और प्राइसेस का इंफ्लुएंस भी उस पार्टी के पास है। वो जो मांगता है तुम दे देते हो, मतलब उस प्राइस पे उसका इंफ्लुएंस है, उसका अपर हैंड है। तो सरकार बोलता है भाई तुम तो उसके बिना एग्जिस्ट ही नहीं करोगे फिर, क्योंकि तुम्हारा 90% प्रोक्योरमेंट किससे हो रहा है? दूसरा एंटरप्राइज टू से हो रहा है। अब वो मर्जी जब चाहे प्राइसिंग को चेंज करेगा अपना प्रॉफिट को कम बेसी करने के लिए। एसोसिएट हो तुम उसके लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला जाएगा, फेयर वैल्यू निकाला जाएगा। हम इस चीज पर बिल्कुल भी नॉर्मल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे। देखो जहां जहां सरकार को बोलता है कि तुम्हारा प्राइस, देखो ये सब रिलेशनशिप की वजह से प्राइस में दरार आ सकती है। प्राइसेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इन ऑल दीज कंडीशंस। तो हर जगह गवर्नमेंट उसको कहां डाल दिया है? डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज में, सो दैट वो ट्रांसफर प्राइसिंग के परव्यू में आ जाए। आज कॉमन कंट्रोल है, मेरे को एक जन कंट्रोल कर रहा है, किसी दूसरे को भी वही जन कंट्रोल कर रहा है, तो भाई वो उसके इन्फ्लुएंस से दो एंटरप्राइज आपस में क्या कर सकते हैं? आज मान लो, आज सिंपल है बेटा, एक भाई, एक दो भाई बिजनेस कर रहा है अपना अपना, दो भाई अपना अपना बिजनेस कर रहा है, उसको उसका कॉमन कंट्रोल किसके हाथ में है? उसके फादर लोग के हाथ में है, दोनों के फादर के हाथ में है। तो उनको रहेगा ना कहीं भैया पापा बीच में है, नॉर्मल वैल्यू में दे दे, छोटा वैल्यू में दे दे, ज्यादा पेमेंट कर दे, पापा बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस इन्फ्लुएंस्ड है। तो गवर्नमेंट बोलता है प्राइस का जो इन्फ्लुएंशियल चीज है ना वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पीएल को इंपैक्ट कर रहा है, हमारे इनकम को इंपैक्ट कर रहा है, आपकी इनकम को कम कर दे रहा है। कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जो इंडिया में देना चाहिए था ट्रू सेंस में नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आया इंटरनेशनल टैक्सेशन और इसीलिए आया ट्रांसफर प्राइसिंग। अंडरस्टूड? देखो क्या लिखा है, 90% और मोर ऑफ द रॉ मटेरियल, 90% और मोर of the raw material and consumables required for manufacture or processing of goods or articles carried out by one enterprise are supplied by the other enterprise or by persons specified by the other enterprise। थोड़ा ध्यान देना, वो अदर एंटरप्राइज सप्लाई कर रहा है या अदर एंटरप्राइज के कहने पे कोई और सप्लाई कर रहा है? क्या लिखा है? other enterprise or by person specified by the other enterprise, and the prices and other conditions relating to the supply are influenced by such other enterprise। तो यहां लिख सकते हो 90% of the RM required supplied by E2 which influences प्राइस। मतलब सप्लाई कैसे होगा, सप्लाई किस वैल्यू पे होगा, सप्लाई कब होगा, वो अदर एंटरप्राइज डिसाइड करता है, तुम्हारा उसमें से नहीं है। ध्यान देना, 90% मटेरियल खाली सप्लाई करने से नहीं होगा, उसका प्राइस में भी इंफ्लुएंशियल इंपैक्ट होना चाहिए, तब जाके आप और वो एसोसिएट माने जाएंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या देखो बेटा, गुड्स और आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज। ध्यान देना, यहां पे हम रॉ मटेरियल का बात नहीं कर रहा है, यहां पे हम फिनिश गुड्स का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? एफजी का बात कर रहा है, फिनिश गुड्स। हमने फिनिश गुड्स प्रोसेस कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, एंड आई हैव सोल्ड इट टू द अदर एंटरप्राइज और टू द पर्सन स्पेसिफाइड बाय अदर एंटरप्राइज। E1 ने E2 को बेच दिया, या E1 ने E2 के कहने पे E3, E4, E5 को बेच दिया, ठीक है। लेकिन अगेन यहां पे प्राइसिंग किसने डिसाइड किया? जिसको मैंने बेचा, कस्टमर ने डिसाइड किया। द प्राइसिंग ऑन ऑल द कंडीशंस, यानी क्या टर्म्स रहेगा, क्या डिलीवरी रहेगा, क्या पेमेंट रहेगा, एवरीथिंग रिलेटिंग देयरटू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच। मतलब तुम सोचो E2 के कहने पे मैंने E3, E4 को बेच दिया,
तो अल्टीमेटली किसका चल रहा है? E2 का चल रहा है। तो मैं और E2 क्या हो गए? एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। तो यहां पे तुम सोचो, अगर कस्टमर को भी तुम बेच रहे हो, जहां पे कस्टमर का प्राइस इंफ्लुएंशियल चल रहा है, तो वहां पे अब कोई बोलेगा सर ये कैसे पता चलेगा, हम तो कस्टमर का बात मान ही लेते हैं। वो अलग बात है। देखो, कस्टमर ने डिसाइड करके रखा कि इसी प्राइस में आपको खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। हम कुछ भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी अपना बिजनेस रैशनल प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। पॉइंट एकदम सिंपल है। तो अगर मैं यहां लिखूं गुड्स सोल्ड टू E2 where it influences the price, ये सब आपको नीचे मेरे समरी में मिलेगा, आप वरी मत करना। हाँ, ये सब आपको मेरे नीचे समरी में मिलेगा, एक्टिविटीज में यहां मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसे देखो, जो जो चीज अभी तक हम लोग पढ़े उसको समरी में देखो। पहला तो अपने होल्डिंग वाला बात पढ़े थे, याद है क्या? होल्डिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू 26% डायरेक्ट इनडायरेक्ट होल्डिंग हो रहा है आपका बाय दैट एंटरप्राइज, तो आप एसोसिएट हो। दूसरा याद है कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल बाय द सेम पर्सन इन ईच एंटरप्राइज, ये पॉइंट नंबर बी था ना। कॉमन कंट्रोल बाय सेम पर्सन इन ईच एंटरप्राइज, कितना? 26% और मोर, यही था ना? बोलो भाई। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटीज में हमने ये पढ़ा था अभी कि डायरेक्ट सप्लाई और इनडायरेक्ट सप्लाई ऑफ एटलीस्ट 90% रॉ मटेरियल्स अंडर इन्फ्लुएंस्ड प्राइस एंड कंडीशंस। आपको जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड प्राइसेस है, वो ऑलरेडी कोई डिक्टेट कर रहा है, आपका इसमें कोई से नहीं है। मतलब आप खाली ले रहे हो, सामने वाला अपना प्रॉफिट को कम करने के लिए कुछ भी प्राइस में बेच रहा है, तभी वो इन्फ्लुएंस्ड है। तभी वो क्या है, अगर आप बोलेंगे नहीं हम कम प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम आपको कम प्रॉफिट लेने नहीं देंगे, हमको ज्यादा पैसा चाहिए, तो रेवेन्यू उसको ज्यादा होगा। वैसे सेल अंडर इन्फ्लुएंस प्राइसेस, ये हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। अगर आप कस्टमर्स को बेच रहे हैं और वो कोई दूसरा एंटरप्राइज उसको प्राइस इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंडीशंस इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो लेट मी टेल यू यहां पर क्या हो जाएगा? एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। यही तो था ना? बोलो भाई। ये पार्ट भी हो चुका है। 100% डिपेंडेंस है हमारा ऑन द यूज ऑफ इंटेंजिबल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग बिजनेस। ठीक है, ये पॉइंट नंबर सी है कि हम किसी भी इंटेंजिबल्स को 100% उस पर डिपेंडेंट है जिसका एंटरप्राइज ओनर है या उसका एक्सक्लूसिव राइट्स है। सर ये आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा डिस्कस द रिलेशनशिप्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट का। मैं तो ये बोलना ही छोड़ दिया कि एग्जाम में नहीं आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट अगर आ भी गया तो आई थिंक आप अपने ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़े क्या? हाँ, एक बार पॉइंट नंबर जे में आएंगे। जे क्या बोलता है बेटा, थोड़ा ध्यान देगा। जे बोलता है वन एंटरप्राइज गारंटीज एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। सिंपल है, एक एंटरप्राइज का जितना भी बोरोइंग है उसका कम से कम 10% का गारंटी किसी फर्स्ट एंटरप्राइज ने लिया। बैंक गारंटी होता है ना, बैंक गारंटी हो गया, कॉर्पोरेट गारंटी हो गया, कोई भी गारंटी हो गया। भाई मेरा कोई गारंटी क्यों लेगा भाई, उसका मेरे से कोई कनेक्शन है तभी लेगा। अब पूरा बोरिंग का नहीं बोला, गवर्नमेंट बोला तुम्हारा बोरिंग का 10% का भी अगर वो गारंटी ले लिया तो यू एंड ही आर, यू एंड दैट पर्सन इज एसोसिएट एंटरप्राइज। तो वन एंटरप्राइज गारंटीज एटलीस्ट, गारंटी एटलीस्ट 10% of total borrowing. Guarantee at least 10% of debt. Guarantee at least 10% of debt यानी 10% of total borrowing. ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैसे ही देखो बेटा, मैंने किसी को लोन दिया है, मैंने किसी को, और उस लोन से सामने वाला अपना एसेट्स का 51% मैनेज कर रहा है। मतलब उसका मेजर एसेट्स फाइनेंस्ड किससे? मेरे लोन के पैसे से जो मैंने उसको दिया है। तो सामने वाला क्या कर रहा है? अ लोन इज एडवांस्ड बाय वन एंटरप्राइज टू द अदर एंटरप्राइज व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स एटलीस्ट 51% ऑफ द बुक वैल्यू
ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। मतलब बेसिकली मैंने उसका एसेट फाइनेंस किया है एटलीस्ट 51%, एटलीस्ट। तो फाइनेंस्ड एसेट्स ऑफ मोर देन 51% बाई गिविंग लोन। हमने लोन देके उसका 51% ऑफ द असेट्स को फाइनेंस किया है। यही तो लॉजिक समझ में आया? उसका 100 करोड़ का असेट है टोटल, और उसका बुक्स में लोन भी दिख रहा है कितना, 60 करोड़। उसका 100 करोड़ का एसेट है, उसका बुक्स में लोन कितना दिख रहा है, और वो लोन मैंने दिया है। तो मैंने लोन क्यों दिया होगा भैया? ताकि वो एसेट्स खरीद सके, उसका एसेट्स फाइनेंस कर सके। तो भैया 100 करोड़ का पोर्टफोलियो में 50% से ज्यादा तो मेरा पैसे का लोन है उसमें। तो जिस दिन मैं अपना लोन उठा लूंगा, उसका एसेट्स डाइल्यूट होना चालू हो जाएगा, बिकना चालू हो जाएगा। तो मैं और वो क्या हो गए आपस में, बहुत हैवीली एसोसिएट हो गए। यहाँ पे क्या लिखा है, लोन एटलीस्ट आप दे रहे हो 51% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ अदर एंटरप्राइज। अदर एंटरप्राइज का आपको असेट्स देखना है और अदर एंटरप्राइज का ही लोन देखना है कि आपने उसको कितना लोन दिया है। हाँ, कोई भी बैंक भी अगर 50% से ज्यादा उस एंटरप्राइज के लिए कर रहे तो बैंक भी और वो एसोसिएट हो जाएगा। बट बैंक ऐसा करता नहीं है, क्योंकि बैंक को भी देखना पड़ता है, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लग जाएगा, सबको सब चीज बैंक को देखना पड़ता है। एनी वन डूइंग इट, यहाँ पे एंटरप्राइज में सब लोग आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी तक कोई डाउट है क्या? होल्डिंग वाला चीज क्लियर हुआ? एक और होल्डिंग देख लो तो, वेर वन एंटरप्राइज इज द फर्म, एओपी और बीओआई। पार्टनरशिप फर्म हो गया, एओपी हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड द अदर एंटरप्राइज होल्ड्स एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट इन सच फर्म एओपी और बीओआई। मतलब सर, ये हो गया पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर, एओपी में अगर कोई मेंबर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में कोई मेंबर, अगर उसमें 10% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहा है, तो वो उसमें क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। मतलब तुम सोचो, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर आल्सो ऑलवेज एसोसिएट एंटरप्राइजेस। एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म हमेशा क्या होगा, एसोसिएट एंटरप्राइज होगा। एक मेंबर और एओपी हमेशा क्या होगा, एसोसिएट। अगर उसमें कितना परसेंट मिनिमम होल्डिंग है, 10%। मिनिमम वो 10% का पार्टनर है, तो हमेशा क्या होगा, एसोसिएट एंटरप्राइज होगा। तो देखो, एट मोर देन 10% इंटरेस्ट इन फर्म एओपी और बीओआई, मोर देन 10% इंटरेस्ट इन फर्म एओपी और बीओआई। तो फर्म या एओपी या बीओआई में एटलीस्ट 10% क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। कोई डाउट है यहां तक? पक्की बात? देखो, तो अपना होल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है, देखो बेटा। एक 26% वाला बाय अदर एंटरप्राइज, कॉमन कंट्रोल 26% होल्ड कर रहा है, लोन 51% of the value of the total assets of the other enterprise, guarantee at least 10% of debt of the other enterprise, and 10% interest holding by any enterprise in the firm AOP और BOI। याद रहेगा ये चीज? तो ये 5 केसेस हो सकते हैं होल्डिंग के वजह से, जहां पे आप लोग एक दूसरे के एसोसिएटेड हो। और 3 केसेस हो सकते हैं एक्टिविटीज के वजह से, लाइक manufacturing of manufacturing goods as per the prices which is influenced. 90% of the raw material is procured by another enterprises which is actually under the influenced prices and conditions, and I am 100% dependent on the intangibles which is under the exclusive ownership or rights of the other enterprises। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? हम्म। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एक बार खुद से थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए। FG, K और L, ये 4 पॉइंट पढ़िए तो। FG, K और L एक बार खुद से पढ़िए, और M भी पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। टेक योर टाइम। FG, K और L, चलिए एक बार खुद से पढ़िए।
डन क्या? चलिए एफ पढ़ते एक बार। वेर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग उस एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रहा है, एंड द अदर एंटरप्राइज इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल। सेम चीज है बेटा, दो एंटरप्राइज को एक एंटरप्राइज कंट्रोल कर रहा है, या दो एंटरप्राइज को एक इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, या उसके रिलेटिव्स, या ज्वाइंटली बाय हिज इंडिविजुअल एंड द रिलेटिव्स। तो लिख सकते हो कॉमनली कंट्रोल्ड जनरली फैमिली कंपनीज हो गया ये, कॉमनली कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल एंड हिज रिलेटिव्स, टू एंटरप्राइजेस। तो देखिए क्या लिखा है, वन एंटरप्राइज बाय एन इंडिविजुअल एंड द अदर एंटरप्राइज बाय हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और ज्वाइंटली। मतलब समझो सर, एक चीज समझो, इसमें एक एक पॉइंट क्या है, एंटरप्राइज वन का इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और एंटरप्राइज टू जो है, भले वो इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, उसका रिलेटिव कर रहा है, उसका रिलेटिव कर रहा है, तो भी ये क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर से पढ़ो क्या लिखा है, वन एंटरप्राइज कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, एकदम क्लियर है फर्स्ट पार्ट। अदर एंटरप्राइज कौन कंट्रोल कर रहा है, या तो वो इंडिविजुअल कर रहा है, या तो रिलेटिव कर रहा है, या दोनों मिलके कर रहा है। या तो रिलेटिव कर रहा है, या तो वो इंडिविजुअल कर रहा है, या तो रिलेटिव और दोनों मिलके कर रहा है। तीनों पॉसिबिलिटीज कवर्ड है। मान लो मेरा कंपनी है मिस्टर एक्स का, ये कंपनी है मिसेज एक्स का, ये दोनों क्या है कि मिस्टर एक्स मिसेज एक्स स्पाउस हो गए, चिल्ड्रन हो गए, डिपेंडेंट पेरेंट्स हो गए, सब कुछ ब्रदर सिस्टर सब कुछ आ गया रिलेटिव में। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब एचयूएफ का बात कर रहे हैं। वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय एचयूएफ, अदर एंटरप्राइज कौन कंट्रोल करेगा, एचयूएफ का मेंबर, या एचयूएफ, या तो मेंबर का रिलेटिव, या तो मेंबर का। वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय एचयूएफ, ये एचयूएफ कर रहा है, अदर एंटरप्राइज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ और रिलेटिव ऑफ दैट मेंबर। समझ में आ रहा है, रिलेटिव ऑफ दैट मेंबर, या मेंबर प्लस रिलेटिव मिलाकर। तो एचयूएफ कंट्रोल्ड कंपनीज और उसके मेंबर कंट्रोल्ड कंपनीज भी आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। लास्ट दो पॉइंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। कंट्रोल में भी देख लो, वन एंटरप्राइज कंट्रोल बाय एचयूएफ, अदर बाय मेंबर और इज रिलेटिव और ज्वाइंट। अब आ जाओ बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। पहले हमने देखो होल्डिंग का बात किया, उसमें मैनेजमेंट, कैपिटल, कंट्रोल सबका बात हुआ। फिर खाली कंट्रोल का बात किया, फिर एक्टिविटीज का बात किया। टोटल 5 होल्डिंग का है, टोटल 2 कंट्रोल का है, टोटल 3 एक्टिविटी का है, और लास्ट में 2 मैनेजमेंट का है। टोटल 12 रिलेशनशिप्स डिफाइंड है। मैनेजमेंट क्या है देखो, मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। देखो अच्छे से पढ़ना बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 50% से ज्यादा, या मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक या उससे ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ वन एंटरप्राइज। मोर देन 50% ऑफ बीओडी स्लैश वन और टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अपॉइंटेड बाय
अदर एंटरप्राइज, ये इंपॉर्टेंट है। अदर एंटरप्राइज अगर आपके बोर्ड में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट करने का राइट रखता है, या दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव मेंबर जो कि वो बोर्ड का पार्ट है, तो लेट मी टेल यू, आपका एंटरप्राइज और उसका एंटरप्राइज जो अपॉइंट कर रहा है वो दोनों आपस में क्या है, एसोसिएटेड है। या फिर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 50% पावर वो अपॉइंट करता है, मतलब सर मियर पावर टू अपॉइंट इज नॉट सफिशिएंट बट सच पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड, उसने किया है, यानी उसका अपॉइंटेड डायरेक्टर उस बोर्ड में है। जैसे होता है ना, काफी बार बैंक लोन दे के रखता है काफी सारी कंपनीज को अच्छा खासा, तो बैंक एक राइट रखता है कि मेरा एक अपॉइंटेड डायरेक्टर आपके बोर्ड में रहेगा, ये देखते हुए कि बोर्ड में सब कुछ ठीक चल रहा है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये सब चीज में हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक अपॉइंटेड मेंबर भी बोर्ड में हो सकता है, तो फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मेरा कंपनी के बीच में क्या हो जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, वेयर द ट्रांजैक्शन विल बी प्राइस्ड एट आर्म्स लेंथ। बोलो क्लियर है? तो 50% से ज्यादा बीओडी या एक या टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बोलो क्लियर है? सेम चीज है बेटा, कॉमनली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स में दो एंटरप्राइज का सेम चीज। अब क्या बोल रहे हैं, दो एंटरप्राइजेस का सेम पर्सन सेम एंटरप्राइज अपॉइंटमेंट करने का राइट रखता है और अपॉइंटमेंट किया भी है। तो यहां लिख सकते हो कॉमनली अपॉइंट more than 50% of BOD or one or two executive directors of other enterprise, E1 and E2। तो E3 अगर इनका अपॉइंट कर देता है तो E1 और E2 भी क्या हो जाएंगे, आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द टू एंटरप्राइजेस आर अपॉइंटेड बाय द सेम पर्सन। वो सेम पर्सन अपॉइंट करते हैं। वही 26% वाला चीज जो तुम सोचते हो कि हम एक दूसरे में होल्ड करते हैं, 26% दोनों जन का 26% कॉमन कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही हम अगर आप में 50% से ज्यादा बीओडी होल्ड कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, या आप में 1 या ईडी अपॉइंट कर रहा है, तो हम एसोसिएटेड है। बट हमारे दोनों के में जो 50% बीओडी अपॉइंट किया या 1 और 2 ईडी अपॉइंट किया, वो भी क्या है, कॉमन है। तो हम भी क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, एसोसिएट माने जाएंगे। सर हमें क्लियर? लास्ट में आता है एग्जिस्ट बिटवीन टू एंटरप्राइजेस एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी रूल्स में प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कोई भी म्यूचुअल इंटरेस्ट का अगर कोई रिलेशनशिप है, जैसे मान लो हमारा ओरिजिन सेम है, हमारा नेचुरल अबोर्ड सेम है, हमारा होम सेम जगह का है, ठीक है, डिपेंड करता है, हमारे एस्टैब्लिशमेंट सेम कंट्री का है, हमारे एस्टैब्लिशमेंट सेम एरिया का है, तो बहुत सारे प्रिस्क्राइब म्यूचुअल इंटरेस्ट रिलेशनशिप्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके रखा है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। कि हाँ, रिलेशनशिप अगर है ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, देन यू कैन बी टर्म टू बी अ एसोसिएट एंटरप्राइज। बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लियर हुआ एसोसिएट एंटरप्राइज? अब एक बार आ जाओ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब में। अब एक बार आ जाओ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग में। क्या लिखा है, ध्यान देना। 92A के बाद आता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 92B। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइजेस। बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइजेस, यानी कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो दो या उससे ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में हुआ है, either or both of whom are नॉन रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, यानी या तो दोनों नॉन रेसिडेंट है या तो एक रेसिडेंट है, सॉरी एक नॉन रेसिडेंट है। या तो दोनों नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं या तो एक नॉन रेसिडेंट एक रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब एक तो नॉन रेसिडेंट होना ही चाहिए, एक तो नॉन रेसिडेंट, दोनों भी हो सकता है।
कैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ध्यान देना, किसी भी टेंजिबल इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, इट इज वेरी ब्रॉड। आप कोई भी असेट्स को, कोई भी गुड्स का परचेज करना, सेल करना, उसको लीज पे देना, किसी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को परचेज करना, सेल करना, लीज पे देना, एनी प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, यू आर एक्चुअली लेंडिंग एंड बोरिंग मनी, जिससे क्या आता है, इंटरेस्ट इनकम आता है, राइट? You are actually doing what? Lending money, borrowing money. Or you are doing any transaction which have a bearing on what? Profits, your income, your losses and your assets. पीला, आपके प्रॉफिट्स में, आपके इनकम में, आपके लॉसेस में और आपके एसेट्स में, चारों में इंपैक्ट कर रहा है वो ट्रांजैक्शन, तो वो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, विच इज कैरिड आइदर बाई either or both of them are non-residents। और इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का परचेज से लीज हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी हो रहा है, एनी अदर ट्रांजैक्शन जिसका इंपैक्ट है पीला में, प्रॉफिट्स, इनकम, लॉसेज एंड असेट्स ऑफ दैट एंटरप्राइज। ठीक है बेटा, अब एक चीज समझना, कभी भी, अच्छा कॉस्टिंग में चीज आपने ओवरहेड कॉस्टिंग सुना होगा, एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि आपके ओवरहेड्स है वो एलोकेट किए जाते हैं, राइट? वो एलोकेट किए जाते हैं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन का प्रॉफिट्स। तो मुझे एक चीज बताओ, ऐसा भी तो होता है कि मान लो एक खर्चा है वो मेरा सब्सिडरी कंपनी इंकर कर रहा है, बट वो जो खर्चा सब्सिडरी कंपनी इंकर कर रहा है वो मेरे लिए भी कर रहा है, तो वो कॉस्ट एलोकेट करेगा मेरे को, वो मुझे क्रॉस चार्ज करेगा, वो मुझसे रीइंबर्समेंट क्लेम करेगा। तो ये भी तो एक तरीके से क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ, कि अगर मेरा ही सब्सिडरी कंपनी मेरे से कुछ रीइंबर्समेंट क्लेम कर रहा है, हम लोग तो आपस में क्या एसोसिएट एंटरप्राइज, तो खर्चा तो वो मेरे लिए इंकर करके मेरे से रीइंबर्समेंट क्लेम कर रहा है। अब वो कितना एलोकेशन कर रहा है, वो 20% ऑफ द खर्चा मेरे पे एलोकेट कर रहा है कि 40% कर रहा है कि 80% कर रहा है, ये तो वो उस पर डिपेंडेंट है ना कि वो खर्चा कितना लेवल के लिए मेरे लिए किया है, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। आज मान लो एक सिग्निफिकेंट खर्चा की जिसका मेजर वो शेयर मेरे को एलोकेट कर रहा है, जबकि उतना बेनिफिट्स मेरे को उस खर्चे से मिला नहीं है, तो वो सब्सिडरी कंपनी मुझे इतना एलोकेट कैसे कर सकता है? तो यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग बोलेगा नो, दिस एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में एलोकेशन को भी डाल दिया कि अगर कोई कॉस्ट एलोकेशन हो रहा है, कुछ एक्सपेंस एलोकेशन हो रहा है जो कि बहुत सारे एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दिस इटसेल्फ विल बी कंसीडर्ड टू बी व्हाट, एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यानी जो भी क्रॉस चार्ज होता है, रीइंबर्समेंट होता है बिटवीन टू associate enterprises, that will also be considered to be part of international transaction, and if it is international transaction it will be valued at arm's length, वो arm's length में वैल्यू किया जाएगा। तो इसमें क्या इंक्लूड कर रहा है? इट शैल इंक्लूड अ म्यूचुअल अग्रीमेंट, इट शैल इंक्लूड अ म्यूचुअल अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज। उसमें म्यूचुअल अग्रीमेंट है, आपस में अरेंजमेंट है, दोनों आपस में अग्री कर लिए ना कि देखा तुम सारा खर्चा कर लो, मेरे से रिइंबर्समेंट क्लेम कर लेना, फॉर द एलोकेशन और अपोर्शनमेंट, फॉर द एलोकेशन और द अपोर्शनमेंट, और फॉर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन to any cost or expense incurred or to be incurred in connection with a benefit, service or facility provided or to be provided to any one or more of such enterprises। अब सपोज गाइज अपने पढ़ते ना क्रॉस चार्ज, या लिख दो क्रॉस चार्ज, क्रॉस चार्ज ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेस, ये भी आई होगा, आई मतलब इंटरनेशनल, सॉरी ये भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के परव्यू में आ जाएगा। बोलो गाइस। सर एक बार नॉन रेसिडेंट का मीनिंग बताइए। नॉन रेसिडेंट पर्सन कौन होता है? हु इज नॉट अ रेसिडेंट, इंक्लूडिंग अ पर्सन हु इज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब सर याद है क्या ROR RNOR भूल गए? एक इंडिविजुअल HUF जो होता है वो रेसिडेंट भी हो सकता है, ROR भी हो सकता है और RNOR भी हो सकता है।
तो गवर्नमेंट बोलता है आरएनओआर को नॉन रेसिडेंट ही मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए और एक कोई भी हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो अगर कोई आरएनओआर है ना, तो उसको एक तरीके से क्या मान लेना, नॉन रेसिडेंट ही मान लेना। तो नॉन रेसिडेंट कौन है, जो रेसिडेंट नहीं है, इंक्लूडिंग अ पर्सन हु इज नॉट ऑर्डिनरीली, इंक्लूडिंग हम होंगे, इंक्लूडिंग अ पर्सन हु इज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है। तो फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इट शुड सेटिस्फाई द टू कंडीशंस। पहला क्या, इट मस्ट बी अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एसोसिएट एंटरप्राइज, एंड दूसरा क्या, एटलीस्ट वन ऑफ द टू एंटरप्राइज मस्ट बी अ नॉन रेसिडेंट। कम से कम एक एंटरप्राइज क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, वरना दो एंटरप्राइजेस के बीच में ये आप रिलेशनशिप को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते। दो में से एक जन कौन होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट सर, पक्की बात। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन वर्ड को एक बार अपने डिफाइन करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या सर, ट्रांजैक्शन मींस इंक्लूड्स एन अरेंजमेंट, एनी अंडरस्टैंडिंग। जरूरी नहीं है कि हम उसको एक्चुअल में पैसा दे रहा है, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हो गया है, अंडरस्टैंडिंग हो गया है या अरेंजमेंट हो गया है। वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज फॉर्मल और इन राइटिंग, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, जरूरी नहीं एग्रीमेंट हो। और वेदर नॉट सच अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी एनफोर्सेबल बाय एनी लीगल प्रोसीडिंग, यानी कोई लीगल प्रोसीडिंग हमारे बीच में नहीं चल रहा है। मतलब ट्रांजैक्शन को आपको खाली मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखना है, आपको ओवर मॉनेटरी टर्म्स में भी देखना है। नॉट रेलिवेंट, खाली एक बार बेसिक आइडिया के लिए आपको ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन बताना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एक बार अब उसको पढ़ो, 4 बार 5 बार पढ़ो, जितना जब तक पढ़ो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। प्लीज एक बार आप इसको पढ़ो। इसको हम बोलते हैं डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये है 92B2। अभी क्या चल रहा है बेटा, 92B। पहला क्या था, 92A। पहले क्या था, 92A। तो 92A में क्या पढ़े थे हम लोग, बताओ। 92A में क्या पढ़े थे हम, स्टार्टिंग में एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है वो पढ़े थे, राइट। और 92A2 में पढ़े थे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। वैसे अभी 92B क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है वो हम पढ़ रहे हैं, राइट। वैसे ही अभी हम पढ़ा 92B1 पढ़ा है आपको, हम क्या पढ़ा है 92B1। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं 92B2। 92B2 क्या है, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या पढ़ा रहे, डीम्ड, कि डीम्ड कर लिया जाएगा कि ये क्या है। पढ़ो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एग्जाम्पल मत पढ़िएगा, खाली पहले एग्जाम्पल के पहले जो ट्रांजैक्शन है वो पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं।
एन एंटरप्राइज को मानेंगे, मान लो एक्स लिमिटेड, अदर एंटरप्राइज को मानेंगे, मान लो वाई लिमिटेड। और एसोसिएट एंटरप्राइज को मानेंगे जेड लिमिटेड। यहां पे तीन क्लासिफिकेशन है, एन एंटरप्राइज, अदर एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटरप्राइज। समझते हैं, पढ़ो। एंटर ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज, तो ये कौन हो गया, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है विद अ पर्सन अदर देन एन एसोसिएट एंटरप्राइज, अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइज मतलब अदर एंटरप्राइज, तो कौन है वो, वाई। एक्स लिमिटेड किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, वाई, जो कि उसके साथ एसोसिएट ही नहीं है, ठीक है, वो कर रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, अभी नहीं है तो नहीं लगेगा। बट इट विल बी डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एज इफ एंटर्ड इनटू बिटवीन टू एसोसिएट एंटरप्राइज, बट इसको मान लिया जाएगा कि एक्स लिमिटेड जो वाई लिमिटेड का साथ एसोसिएट नहीं है, वो एसोसिएट है। कब, समझा? क्या लिखा है, इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रायर अग्रीमेंट इन रिलेशन टू द रेलिवेंट ट्रांजैक्शन, यानी जो एक्स और वाई के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वाई ने उसका पहले से ही एक अग्रीमेंट करके रखा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन सच अदर पर्सन, यानी वाई एंड द एसोसिएट एंटरप्राइज जेड। between the other enterprise, between the associate enterprise Z, and the terms of this relevant transaction, यानी relevant transaction क्या है, ये जो X और Y के बीच में हो रहा है, they are determined in substance between such other person and, यानी Y और Z मिलकर ये डिसाइड कर रहा है कि वो लोग जो X के साथ ट्रांजैक्शन करेगा उसमें क्या प्राइसिंग रखेगा। मतलब तुम सोचो, तुम क्या कर रहे हो, तुम डायरेक्टली जेड के साथ डील नहीं करके तुम थ्रू वाया डील कर रहे हो वाई को बीच में बोल दिया कि वाई तेरे साथ हम अग्रीमेंट करेंगे, तुम जेड के साथ कर लेना। तुम क्या कर लेना, क्योंकि हम और तुम क्या नहीं है, एसोसिएट नहीं है, और तुम और मेरा एसोसिएट जो एक्स क्या बोल रहा है, एक्स वाई को बोल रहा है, एक्स वाई को बोल रहा है, एक्स वाई को बोल रहा है कि तुम मेरे एसोसिएटेड नहीं है, हमारे बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा। और तुम और मेरा जो एसोसिएट है जेड, तुम लोग दोनों भी एसोसिएटेड नहीं है, तो तुम लोग दोनों के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा, तो तुम लोग डील कर लो, कॉमन डील कर लो। तो वाई और जेड आपस में क्या किया, पहले अग्रीमेंट किया। क्या लिखा है, प्रायर अग्रीमेंट, देयर एग्जिस्ट अ प्रायर एग्रीमेंट। उन्होंने पहले अग्रीमेंट किया मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कि मान लो कोई गुड्स वो खरीदेगा, कोई गुड्स वो खरीदेगा, किससे, जेड से, वाई जेड से गुड्स खरीदेगा, प्रायर अग्रीमेंट हो गया। और उस अग्रीमेंट में यह भी मेंशन है कि वाई फर्दर इस प्राइस पे ही बेचेगा टू एक्स। तो कहीं ना कहीं वाई और जेड मिलके ये इनका प्राइस इंफ्लुएंस कर रहे हैं। तो पहला क्या है, देयर एग्जिस्ट अ प्रायर एग्रीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। दूसरा, द टर्म्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आर डिटरमाइंड इन सब्सटेंस बिटवीन दैट अदर पर्सन एंड द एसोसिएट एंटरप्राइज। तब तो यार ये एकदम क्लियर कट अवॉइडेंस है कि आप जानबूझ के एक जन को प्लांट कर रहे हो सो दैट आप अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से बच सको, एसोसिएट एंटरप्राइज से बच सको। तो गवर्नमेंट ने 92B में सब सेक्शन 2 में एक डेफिनेशन ऐड, एक क्लासिफिकेशन ऐड कर दिया जहां पे डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा। तो क्या लिखा है यहां पे देख लो, एकदम क्लियर है,
यहां पे वेयर द एंटरप्राइज और द एसोसिएट एंटरप्राइज और बोथ ऑफ देम आर नॉन रेसिडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच अदर पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट और नॉट, यहां पे सामने वाला का रेसिडेंशियल स्टेटस की भी मैटर नहीं करता। मैंने तुमको क्या बताया फर्स्ट सिचुएशन में, क्या बताया कि एक जन नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, बट यहां पे क्या बोलते हैं where the enterprise or the associate enterprise or both of them are non-residents irrespective of whether such other person बोल गया y, अगर y रेसिडेंट भी है, जैसे मान लो बेटा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो y रेसिडेंट है, ध्यान से सुनना, y रेसिडेंट है, x भी रेसिडेंट है, बट z नॉन रेसिडेंट है। थोड़ा ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, x रेसिडेंट है, y भी रेसिडेंट है, z नॉन रेसिडेंट है, तो ये दो तो चलो एसोसिएट मान लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये कैसे मानेगा, तुमको तो बताया गया था कि एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। कौन बोला फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये अदर एंटरप्राइज रेसिडेंट भी है या नॉन रेसिडेंट भी है तो भी आप इसको क्या मान लेना, डीम्ड डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेना। सर एक बार एक अच्छा थोड़ा सा और एग्जांपल दीजिए ना, तो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, आइए देखिए। सी एन इंडियन कंपनी एंड ए अ फॉरेन कंपनी आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये दो आपस में क्या है, एसोसिएटेड है, सी और ए, बीच में जेड आ गया, अब फॉरेन कंपनी नॉट एन एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ सी, तो सी है, एक ए है और एक जेड है, ध्यान देना, सी है, ए है और जेड है, तो सी और ए तो आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है, राइट, सी और ए आपस में क्या है बेटा, एसोसिएट एंटरप्राइज है, लेकिन Z एसोसिएट नहीं है C का, ओके। A क्या करता है, एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन C एंड Z। देखो A क्या करेगा, Z के साथ अग्रीमेंट करेगा, ध्यान से सुनो, अग्रीमेंट फॉर डिसाइडिंग द प्राइस बिटवीन क्या, सी एन, ये इनके बीच में जो भी प्राइसिंग अग्रीड होगा, ये कोई और सी का ही एसोसिएट एंटरप्राइज किसी दूसरे एग्रीमेंट के थ्रू एंटर कर रहा है, यही तो पढ़ाया गया था ना। दो कंडीशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायर एग्रीमेंट है, दूसरा ये जो टर्म्स है ये दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं, मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूं, जेड सी थोड़ी ना डिसाइड कर रहा है जेड के साथ, सी बोलता है टू हेल विथ ए, मैं अपना अलग से प्राइसिंग डिसाइड कर रहा हूं जेड के साथ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सी और जेड के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो इस तरीके से हुआ कि उसकी जो प्राइसिंग है, उसकी जो कंडीशन है वो किसने डिसाइड किया, किसी दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज ने डिसाइड किया। तो क्या लिखा है, द ट्रांजैक्शन एज मे बी एंटर्ड बिटवीन सी एंड जेड विच इज गवर्न्ड बाय एन अग्रीमेंट, जो कि किसी दूसरे के साथ है, ए एंड जेड shall be deemed to be a transaction between two associate enterprises। तो मेरा और आपके बीच में जो कनेक्शन है वो किसी दूसरे अग्रीमेंट से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि ये अग्रीमेंट क्या करेगा बताए, बाउंड कर देगा, ये जेड को बाउंड कर देगा कि मैं तेरे को जो बेच रहा हूं तेरे को फर्दर इसी मार्जिन में बेचना पड़ेगा, तेरे को सी को ही बेचना पड़ेगा, तुम और किसी को नहीं बेच सकता है। जेड ए इजिली जेड को बोल देगा कि भाई तुमको मेरे ग्रुप कंपनी को ही बेचना पड़ेगा, तो ए तो जेड तो बाउंड हो गया ना, अब जेड तो उसको ऐसे ही डील करना पड़ेगा, तो इन्फ्लुएंस्ड हो गया जो ए इनडायरेक्टली एनफोर्स कर रहा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज द डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब इसमें बोले अरे जेड अगर रेसिडेंट भी है मान लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, इट इज इररिस्पेक्टिव वेदर सच अदर पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट और नॉट, एकदम क्लियरली दे दिया 92B सबसेक्शन 2 में। ये केस स्टडी बेस्ड में बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? अब ये वाला जो पार्ट है ना ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, आप लिख सकते हो नॉट रेलेवेंट, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, अल्टीमेटली यहां पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को खगाला गया है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने के लिए क्या चाहिए वो तुमको समझ में आ गया, 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज होना चाहिए, आइदर ऑफ हुम और बोथ आर नॉन रेसिडेंट। बोथ नॉन रेसिडेंट से भी चलेगा, बोथ नॉन रेसिडेंट से भी चलेगा। क्यों चलेगा बताता हूं, दो नॉन रेसिडेंट है, कहीं ना कहीं उसका इनकम एक्रू इंडिया में हो रहा है,
तो दो नॉन रेसिडेंट्स में भी चलेगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, बट एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। अब दो रेसिडेंट के बीच में कैसे हो सकता है वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए बहुत लोग दो नहीं, गार तो बाद में आता है, एसडीटी, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ट्रांसफर प्राइसिंग दो ट्रांजैक्शन में आएगा, एक इंटरनेशनल और एक एसडीटी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं है, बट एसडीटी का एक लिमिट है, 20 करोड़ के ऊपर अगर आपका वैल्यू जाता है टोटल, तब एसडीटी लगता है। अगर 20 करोड़ के नीचे तो एसडीटी है ही नहीं, और एसडीटी नहीं है तो टीपी नहीं लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है यार। हम बोले ना, तुमको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का बुद्धि लगाना पड़ेगा, टैक्स कम है इसमें, ठीक है। अभी तक मैंने तुमको कुछ भी पढ़ा है, टैक्स रेट ये वो एंड देन, इट इज फुल्ली माइंड कि हाउ यू सेव टैक्सेस, जिसका इंपैक्ट यहां पर आता है, ठीक। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट ने खाली एक एक्टिविटीज का जिक्र कर दिया बेटा, ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, एक बार बस पढ़ लेंगे अपने। गवर्नमेंट ने खाली एक्टिविटीज का जिक्र कर दिया कि हाँ ये एक्टिविटी ये एक्टिविटी ये एक्टिविटी ये एक्टिविटी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आएगा। जैसे देखो स्टार्टिंग में देखो, जस्ट रीड, ओके। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल इंक्लूड एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 92B में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को और एक्सपैंड किया गया है, जैसे कि परचेज, सेल, ट्रांसफर, लीज और यूज ऑफ एनी टैंजिबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कमोडिटी, ठीक है। वैसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, लीज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। सिमिलरली कैपिटल फाइनेंसिंग, कैपिटल मतलब बोरिंग लेंडिंग ऑफ मनी, बोरिंग लेंडिंग ऑफ मनी और एनी गारंटी, राइट। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यू आर गिविंग एनी सर्विसेज लाइक मार्केट रिसर्च, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केटिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रिपेयर, डिजाइनिंग, मतलब जितने भी पॉसिबल चीज हो सकते हैं सब। अ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो अमेलगमेशन कर रहे हो आप, डीमर्जर कर रहे हो, याद आ रहा है, कैपिटल गेन में कन्वर्जन कर रहे हो, तो आप बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज विद एन एसोसिएट एंटरप्राइज इररिस्पेक्टिव दैट इट हैज अ बेयरिंग ऑन द प्रॉफिट, इनकम, लॉसेस और एसेट्स ऑफ सच एंटरप्राइज एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन और एट एनी फ्यूचर डेट। मतलब बेसिकली आप किसी भी तरीके से कोई भी अमेलगमेशन, डीमर्जर कर रहे हो, वो भी एक तरीके से क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के एम्बिट में कवर्ड है सर। अब इंटेंजिबल एसेट्स को इन्होंने बहुत हैविली डिफाइन किया है कि हर चीज का इंटेंजिबल एसेट्स को इन्होंने अलग अलग दे दिया। जैसे तुम देखो, एक है मार्केटिंग रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट, वो क्या होगा, आपका ट्रेडमार्क, आपका ट्रेड नेम, आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो। वैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या होगा, आप जो पेटेंट एप्लीकेशंस करते हो, आपका पेटेंट का प्रोसेसेस, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल नो हाउ। आर्टिस्टिक अगर कोई रिलेटेड है, जो जिसमें आर्टिस्टिक टैलेंट इन्वॉल्व है, वो है आपका लिटरेरी वर्क्स, जो ऑथर होता है रॉयल्टी कमाता है, म्यूजिकल कंपोजिशन, जो गाना गाते हैं, कॉपीराइट्स, जो बुक लिखते हैं या कोई फिल्म बनाते हैं। वैसे कोई मैप्स है, कोई एंग्रेविंग्स है जो उनको मिला है कहीं पे। वैसे डेटा सेंटर्स होते हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, ह्यूमन कैपिटल, लोकेशन रिलेटेड, कोई गुडविल रिलेटेड और बाकी अदर्स। एक बार रीड कर लेना बेटा, बिल्कुल भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। समझ में आ गया ना, ये तुमको खाली एक बेसिक आइडिया लेके जाना है, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। ये मेरा आज का क्लास का लास्ट डिस्कशन होगा, 92BA, ठीक है। और मैं आपको एक होमवर्क दूंगा आज, जो आपको कवर करके आना है नेक्स्ट क्लास में। 92BA, 92B, देखो क्या पढ़े हम लोग आज, क्या पढ़े, 92 पढ़े, सॉरी 92 नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, 92A पढ़े। 92A है एसोसिएट एंटरप्राइज, 92B पढ़े। 92B क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। 92B क्या है, इंटरन। 92A टू डीम्ड एसोसिएट है, सबका टू क्या है, डीम्ड। 92B क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग, सब सेक्शन 1। 92B टू क्या है, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। समझ में आया। वैसे 92B के बाद ये लोग लाया BA, और BA में क्या आता है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। यानी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को इन्होंने क्लासिफाई किया कि इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस व्हिच इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यहां पे कोई रेसिडेंशियल स्टेटस का रेलेवेंस नहीं है। अगर आप ये 6+1 आप इस 7 तरह के ट्रांजैक्शंस करते हो, तो आपका ये ट्रांजैक्शन हमेशा ट्रांसफर प्राइसिंग में ALP में वैल्यूएशन किया जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो SDT में आएगा, और अगर वो SDT में आएगा तो उस पर TP भी लगेगा, उस पर पूरा चैप्टर लगेगा। बट इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है बेटा, 20 करोड़। ये चीज आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग में, सॉरी इंटरनेशनल
ट्रांजैक्शन में नहीं दिखा, ये एचडीटी में ही है। एचडीटी इन्होंने बोला कि लोअर लोगों के लिए नहीं करेंगे, जो बड़े कंपनीज होते हैं जिनका टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू करोड़ों में जाता है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना बोला, टोटल मिला के, टोटल मिला के कितना, 20 करोड़ से ऊपर, तो एचडीटी में आएगा। वरना पहले 5 करोड़ था, इसको गवर्नमेंट ने सीधा लिमिट बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। एग्रीगेट ऑफ सच ट्रांजैक्शन, ये पर ट्रांजैक्शन का लिमिट है कि टोटल, टोटल इसमें इतने ट्रांजैक्शन है, तुम 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, सबका लिमिट कितना है, टोटल मिलाकर लास्ट में 20 करोड़। एंटर्ड इनटू बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर, ये ईयर वाइज लिमिट है, हर साल का लिमिट क्या है, 20-20 करोड़। तो आप खाली ये लिमिट इंटरनेशनल के लिए नहीं है, लिमिट खाली किसका है, ये लिमिट खाली किसका है, 7 प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है, ये लिमिट खाली किसके लिए बेटा, 7 प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन। बोलो भाई। मैं तुमको आज ये 5 और 6 ही पढ़ाऊंगा, बाकी का 4 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तुमको ये सेक्शन नंबर कुछ याद आ रहा है, बी ए बी और बी ए ई, टैक्स रेट्स में। वेरी गुड आंसर। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम एक स्पेशल स्कीम ऑप्ट किए हैं जहां पे टैक्स रेट हमारे लिए कितना है, 15% हमें ऑफर दिया गया था, राइट। और यही अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहां पे भी हमें मैन्युफैक्चरिंग इनकम पे 15% ऑफर दिया गया था, जहां पे हमें कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मुझे एक बताओ बेटा, आज ये मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनके साथ कुछ और अदर एंटरप्राइजेज है जो इनसे रिलेटेड है, जिनका टैक्स रेट 30-30% है और इनका टैक्स रेट 15% है। तो इनसे जो भी रिलेटेड कंपनीज है, ये लोग अपना ट्रांजैक्शन इस तरीके से डिजाइन करता है कि इनको रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट करे, इनका इनकम ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट करे। तो इनको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करो, और खुद ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करेगा तो तुम्हारा इनकम खुद क्या होगा, कम हो जाएगा, और उसका इनकम बढ़ जाएगा। तो उस बढ़े हुए इनकम पे क्या होगा, उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसा डोमेस्टिक लोग भी चालू कर दिए थे, जो ये स्पेशल स्पेशल सेक्शन में आ गए थे। इनके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला, आ कान पकड़ के लाता हूं, तेरे पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, तेरे भी सारे ट्रांजैक्शंस पे क्या आने वाला है, ये शार्प लगा दिया एएलपी, तेरे को भी तेरे ट्रांजैक्शन पे एएलपी मार्जिन लगाना पड़ेगा। अगर तुम कुछ ट्रांसफर कर रहा है, तुम कुछ सेल कर रहा है, तो बेटा तुम्हारा मार्जिन 20% होना चाहिए, तुम 30-30% मार्जिन में काम कर रहे हो, कौन इतना ज्यादा तुमको दे देगा भाई। तो गवर्नमेंट बोला कि कोई भी बिजनेस, अगर ये पर्सन जो रेफर्ड है 115 BAB4 में, उनके लिए ये वाला हम लगा देंगे एचडीटी वाला प्रोविजन। सेम, एनी बिजनेस ट्रांजैक्टेड बिटवीन द एसएससी एंड अदर पर्सन रेफर्ड टू इन 115 BAE4, यहाँ पे अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे जिनके ऊपर 15% टैक्स लगता था, उनके ऊपर भी हम ये प्रोविजन लगा देंगे। अल्टीमेटली दोनों का पर्पस क्या है, टू एलिमिनेट savings in tax by reducing the taxable income of 115 BAB and BAE.
ठीक है दोस्त। बाकी का 4 बिट अपने बाद में पढ़ेंगे। इसमें अपने हौले हौले जाएंगे, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एएलपी स्टार्ट कर दूंगा। एक बार एएलपी स्टार्ट हो जाएगा तो तुम सोचो तुम एकदम चैप्टर में अंदर घुस गए हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नेक्स्ट क्लास से अपना इंस्टीट्यूट का मैट अपने साथ रखिएगा। वो बहुत काम का है फॉर सॉल्विंग एएलपी टाइप क्वेश्चंस। अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी आपको कैरी करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैट से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ये लोग उठा के पूछते हैं। तो एकदम सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव क्लासेस है, तो उसका इंपॉर्टेंस भी हम यहाँ पे केटर करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास एएलपी स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद हम लोग इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पकड़ेंगे। जैसे कि आपको याद होगा एओ होता है, असेसिंग ऑफिसर होता है, वैसे टीपी में भी टीपी ऑफिसर होता है। तो टीपी ऑफिसर क्या करता है क्या नहीं करता है उसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो यार आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास एसडीटी खत्म करेंगे, उसके बाद एक बार 92 एक बार मेरे को पढ़ाना है आपको, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अप कि हाउ डज द एस्पेक्ट ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस इज डील। मतलब तुमको आर्म्स लेंथ प्राइस का मैं कुछ एक एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो कि सेक्शन 92 में हम डिस्कस करेंगे। चलो यार आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।